हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस्टर ध्रुव शर्मा जी मौजूद हैं, उनकी लेटेस्ट रिलीज जो देखा वही लिखा के लिए। हेलो एंड वेलकम सर। हेलो मैम। सर, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी। अ, मैम मैं ध्रुव शर्मा। मैंने अपनी लॉ ग्रेजुएशन की है पुणे से। फिर उसके बाद में मैं जयपुर शिफ्ट हो गया। वहाँ पे कुछ ऑफिसेज ज्वाइन किए, प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके साथ ही मैंने अपना मास्टर्स स्टार्ट किया एलएलएम जयपुर से ही। और अभी मेरा एलएलएम चल रहा है, साथ में कुछ कंपटीशन पेपर्स क्रैक करे हैं। और उसी के साथ साथ बुक पब्लिश हो गई। तो अभी तक तो यही जर्नी रही है। दैट्स अमेजिंग सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रिलीज ऑफ द बुक। आपको कैसा लग रहा है कि अब आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है? हाउ इज द फीलिंग? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है कि एटलीस्ट एक बुक तो पब्लिश हो गई, स्टार्टिंग हो गई है। एंड सर, क्या रिव्यूज और क्या फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज या रीडर्स से? मैम बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं। काफी अच्छे प्रमोशंस भी हो रहे हैं। लोग अपने आप भी रेफर कर रहे हैं कि ये वाली बुक परचेज करो, और बुक स्टोर्स और कैफेज से भी अच्छा रिस्पॉन्स है अभी। दैट्स अमेजिंग सर। सर, जो दिखा वही लिखा, इसके पीछे की इंस्पिरेशन जानना चाहूंगी मैं। अ, मैम एक बार एक इंटरव्यू में विनोद कुमार शुक्ल ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। तो वैसे ही ये किताब का जन्म हुआ, मैंने लिखना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे ये कब किताब में बदल गई मुझे भी नहीं पता चला। तो ऐसे ही जो दिखा, जो दिखता गया वो लिखता गया, और धीरे धीरे ये डेवलप हो गई। दैट्स अमेजिंग सर। सो सर, कैसा रहा आपके अपने फीलिंग्स और इमोशंस को वर्ड डालने का सफर आपका? मैम ये बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और इसमें काफी मुश्किल भी आई, लेकिन सब चीजें अस्तित्व प्रकाशन की वजह से सब चीजें एकदम सॉर्ट हो गई बहुत आसानी से। पब्लिकेशन और जो भी गाइडेंस चाहिए था एडिटर्स का, प्रमोशन रिलेटेड, वो सब एकदम अच्छे से हो गया। दैट्स अमेजिंग सर। और सर, आपका जो बुक का टाइटल है जो देखा वही लिखा, काफी यूनिक टाइटल है, काफी डिस्टिंग्विश टाइटल है कहना चाहिए। सो इसके पीछे का इंस्पिरेशन या कहानी क्या है? मैम जैसे जो मैं देखता था, मतलब जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते थे, वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जो वो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है उसको, उसके शू में स्टैंड होके भी मैं ऑब्जर्व करता था कि वो क्या सोच रहा होगा ये जब उसके साथ एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और जो पर्सन उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है उसका भी है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो ऑब्जर्वेशंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस का ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन से, जिससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी निखर कर आया है उसमें। जी सर। और सर, राइटिंग के दौरान ऐसी कोई बुक या फिर ऐसा कोई पॉडकास्ट या कोई कोई चैनल, कोई प्रोफाइल आपको इंस्पायर किया हो? ये मैम मैं काफी टाइम से बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो अ, विनोद कुमार शुक्ल ने बहुत इंस्पायर किया है। बाकी स्टार्टिंग मैंने पढ़ने की मानव कौल से की थी, तो एक वो इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं दो बार मेरे को मानव कौल से मिलने का भी, मैं फॉर्चुनेट रहा कि मैं उनसे मिला हूँ दो बार। अ, एक बार जयपुर में, एक बार इंदौर में उनकी बुक का लॉन्च था, तो वहाँ पे उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया बुक्स का। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आया, और इसी के थ्रू फिर मैं इसमें राइटिंग में आगे बढ़ा। ओके सर। और सर, क्या हमें कोई झलक उनकी भी दिख सकती है या फिर आपकी मीटिंग एज अ फैन उनके साथ या ऐसा कुछ बुक्स पे है? नहीं मैम, वो वाली चीज इसमें नहीं है। बट जो भी नेक्स्ट बुक आएगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें उस चीज का कुछ रेफरेंस जरूर दूं। जी सर। और सर, आपकी बुक लाइफ इमोशन के बारे में लिखी गई है, तो क्या उस बुक में ऐसा कोई चैप्टर या ऐसा कोई लाइन या ऐसा कोई सेक्शन है जो आपके दिल के काफी करीब हो? मैम इस बुक में चैप्टर है, जहाँ दरिया समुद्र से मिला तो दरिया दरिया नहीं रहा, समुद्र हो गया। वो उसका जो कोर है वो ये है कि जब आप
कुछ छोटी चीज होती है, दरिया मीन्स नदी, तो जब दरिया धीरे धीरे स्वीट भी होता है, स्वीट वाटर होता है, वो जब कुछ बड़ा करने जा रहा होता है अपने सफर में होता है, जब वो समुद्र तक पहुंच जाता है वो बड़ा बन जाता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के, पर वो खारा हो जाता है। स्वीट वाटर जो है वो भी अब सॉल्टेड वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो एक ये चैप्टर है जो मेरे को बहुत अपीलिंग लगता है, और मेरी ऑडियंस को भी ये भी काफी अच्छा लगा कि आप अपनी जर्नी में आप स्वीट हो, बट जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो, जब आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो तब आप हम्बल रहो, तब भी आप खराब मत हो जाओ, दुनिया जैसे मत हो जाओ। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी इस बुक की, और ये इस चैप्टर, और यही चैप्टर काफी ऑडियंस को भी अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि मेरी बात सही लोगों तक पहुंच गई है। एब्सोल्युटली सर। और सर, लॉयर और राइटर दोनों बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स है, बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड्स है, तो आप दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? मैम, ऐसा है कि जो ऑथर, जो लॉयर्स होते हैं, वो कई सारे लॉयर्स हैं जो ऑथर भी हैं। तो मैम, क्योंकि लॉयर्स का भी काम होता है काफी चीजें पढ़ना, वो पूरा टाइम उनका, पूरा कैरियर, प्रोफेशन उनका बुक्स और लीगल पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में ही निकलता है। तो जब मैं, मेरे पास कम काम होता था, जब मैं बिजी नहीं होता था, तो मेरा कंफर्ट जोन ये होता था कि मैं कुछ और पढ़ लूँ। तो धीरे धीरे कहानियां पढ़ना स्टार्ट करी, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते लिखने का भी शौक लग गया। तो ऐसे में इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा कि लॉयर और ऑथर का चीजें बहुत अलग होती है, काफी सिमिलर चीजें ही है। ऑथर भी पढ़ता है और लिखता है, और लॉयर भी पूरे टाइम पढ़ता है और लिखता ही है। जी सर। तो सर, ऐसा कोई रिचुअल या फिर कोई एक टाइमलाइन होता था जो आप स्पेसिफिकली अपने बुक को देते थे कि नहीं, इतना टाइम मेरे राइटिंग का है, या फिर वो ग्रेजुअली आपने डेवलप किया, अपने आप से लिखे? कैसा था आपका सफर? मैम, ऐसे कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता था। अगर अपने शेड्यूल में से स्टडी और वर्क के अलावा वाला जो भी टाइम बच जाता है, वो एक एज अ मेरा लेजर टाइम होता था, तो उसी में मैं कुछ पढ़ने का स्टार्ट करता था। तो ऐसा ही होता है कि जब ऑफिस से फ्री हो गए, कॉलेज का लोड नहीं है, कहीं बाहर जाने का कोई आउटिंग का प्लान नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो उसी टाइम पे कोई बुक उठा ली, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। वो ऑथर बहुत अपीलिंग लगा तो उसकी एक दो बुक और पढ़ ली। तो किसी ने रेफर कर दी और बुक्स, तो वो पढ़ लिया। ऐसे धीरे 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 ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ। कुछ ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं था कि रोज मेरे को 1 घंटा पढ़ने या लिखने के लिए निकालना ही है। जी सर। और सर, आपकी बुक काफी सिंपल और आसान लैंग्वेज में लिखी गई है, तो क्या ये आपने जानबूझकर लिखा ताकि आप ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर सके, अपने रीडर से ज्यादा कनेक्ट कर सके? मैम, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी फर्स्ट बुक है, तो मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज है नहीं इतनी कि मैं टफ वर्ड यूज करूं। तो इसी वजह से मैंने भी सिंपल ही लिखा है, क्योंकि मेरे को आता सिंपल ही है। और जो सिंपल चीजें हैं वो ज्यादा लोगों ने पढ़ी भी, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। कि अच्छा हुआ कि जो मेरा लूप होल था वही मेरी स्ट्रेंथ बन गई, कि मेरे को नहीं आ रहा था और लोगों को भी नहीं आया, उनको भी सिंपल लैंग्वेज पढ़ने में ज्यादा मजा आया, तो वो भी बेनिफिट ही हुआ। जी सर। और सर, राइटिंग सिर्फ आपकी हॉबी है या सेल्फ एक्सप्रेशन है, या फिर आप इसको लेके आगे भी कुछ सीरियसली सोच रहे हैं? नहीं मैम, सीरियसली तो नहीं सोच रहा हूँ इसको लेकर। बट ये मेरा कंफर्ट जोन वाला चीज है कि जब भी मेरे को कंफर्ट चाहिए होता है, तब मैं हमेशा राइटिंग और बुक्स की साइड ही अट्रैक्ट होता हूँ। जब भी जैसे अपने ऑफिस से फ्री हुए, या कुछ भी अपना जो भी स्ट्रेसफुल आर रहते हैं वो निकल गए, उसके बाद जब आप बेड पर आते हैं अपने, सो काउच पर आप रेस्ट कर रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हो? तो वही चीज है कि आप एक बुक बुक उठा लो और उसमें एटलीस्ट 2 पेज पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टोरी बिल्ट होती है, और आप कब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता, और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो। जी सर। और आपके हिसाब से आज के टाइम में हिंदी लिटरेचर का क्या इम्पोर्टेंस रहा है, स्पेशली यूथ में? मैम, हिंदी लिटरेचर थोड़ा सा सफर कंपेयर टू इंग्लिश लिटरेचर, बट ये चीज अच्छी है कि अभी जो नए ऑथर्स हैं वो काफी अच्छा लिख रहे हैं। जो भी बहुत सारे नए नए ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स भी हिंदी में है, और वो लिख भी बहुत अच्छा है। तो मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगने लगा कि यूथ अब हिंदी के लिए भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो हिंदी ऑथर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो भी फेमस हो रहे हैं। तो
जो यूथ है उनका भी अट्रैक्शन बन रहा है हिंदी लिटरेचर की साइड। जी सर। और सर जैसे आपने कहा कि आपको जब आपके स्टडीज और आपकी वर्क लाइफ से थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है तो आप बुक्स पढ़ते हैं या लिखते हैं, बट आजकल के यूथ या फिर जेनजीज कहा जाए तो वो ज्यादातर डूम स्क्रोलिंग पे बिलीव करते हैं या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल्स पे बिलीव करते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, एक बेटर हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं, कुछ स्मॉल टिप्स जो आप देना चाहें। मैम सबकी फ्री विल है, जिसको जो करना हो वो ठीक है। उनको डूम स्क्रॉलिंग में मजा आ रहा है तो वो भी अच्छी बात ही है, ठीक है। वो कंटेंट क्रिएट करेंगे, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट भी करें तो अच्छी बात है। बट बुक्स से अच्छा escape कुछ नहीं हो सकता है। आप स्क्रोलिंग करो, आप पूरा सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएट करो, कुछ भी करो या कंटेंट कंज्यूम करो, उससे अच्छा बुक के थ्रू अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो राइटर होता है वो अपना पूरे 2 साल 3 साल लगा के एक बुक लिख पाता है, और आपने वो बुक 1-2 महीने में ही पढ़ ली तो आपने ऑलरेडी जो वो राइटर है उसके जीवन के आप 5 साल समझ गए। जो भी वो 5 साल में करने वाला था वो आपको 2-3 महीने में ही पता चल गया। तो आप लाइफ में थोड़ा सा एक्सेल कर जाते हैं वहां पर। जी सर। और सर क्या आपका लॉ प्रोफेशन आपके राइटिंग को इन्फ्लुएंस या इवॉल्व करता है। यस मैम, करता तो है। क्योंकि लॉ में भी जब आप जजमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें भी जजेस इतने अच्छे जजमेंट्स लिखते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं बहुत ज्यादा है। जब आप पढ़ेंगे तो आप में एक डेवलपमेंट हो जाएगा आपके माइंड का कि आप एक्सप्रेस भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप नए वर्ड सीखते हैं, आप पेराफ्रेजिंग सीखते हैं। तो उसी वजह से जो राइटिंग वाली चीज, जो रीडिंग वाली हैबिट है, उससे मेरी जो लीगल डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग है वो भी काफी अच्छी हो गई है, और आर्गुमेंट प्रिपरेशन करने में, आर्गुमेंट पुट करने में वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। तो मुझे तो लगता है कि ये रीडिंग वाली हैबिट ने हेल्प ही की है मेरे को मेरे लीगल प्रोफेशन में भी। जी सर। और सर क्या बुक लिखते वक्त कभी आपको ऐसा लगा हो, कोई एक्सप्रेशन या कोई इमोशन लिखते वक्त आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आई हो। मैम वैसे बुक ना एकदम एक सेटिंग में या रोज ऐसे टाइमिंग निकाल के नहीं लिखी गई है। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया ट्रेन में कुछ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा। तो कुछ कुछ डिफिकल्टीज तो आई है कि वर्ड्स नहीं आते थे, किस तरीके से पैराफ्रेजिंग करनी है, कौन सा पैरा पैरा पहले आएगा, कौन सा पैरा बाद में आएगा, उन सब चीजों में दिक्कत हुई है। लेकिन वो धीरे धीरे इवेंचुअली जब 2 पेज लिखे उसमें से कटते कटते एक पेज बचा कि हाँ अब ये थोड़ा सा अपीलिंग लग रहा है, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है और शायद ऑडियंस को भी अच्छा लगे, उसके अकॉर्डिंग फिर ये जैसे डेवलप हुआ। बाकी दिक्कत तो आई थी, नया नया हूँ अभी राइटिंग की फील्ड में, फर्स्ट बुक ही है तो दिक्कत तो आई थी। और सर आपका बेस्ट पार्ट क्या था, ड्राफ्टिंग था, एडिटिंग था या फाइनल टचेस। मैम फाइनल टचेस था सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट। एडिटिंग में तो आप लोग ने हेल्प कर दी थी, और राइटिंग मैंने कर ही लिया था, एडिटिंग में आपने हेल्प कर दी, प्रमोशन में आप लोग हेल्प कर ही रहे थे। बट जो फाइनल टच वाला पार्ट था ना, उसमें लग रहा था क्या हटा दें और क्या रख लें। और जो हटा रहे थे वो ज्यादा अच्छा लग रहा था और जो रख रहे थे वो कम अच्छा लग रहा था। तो वो कश्मकश पूरे टाइम बनी रही कि ऐसा क्या रखें इस बुक में और क्या ना रखें। तो फाइनल टच में काफी दिक्कत हुई। जैसे फाइनल टच में बुक का कवर डिसाइड करना था, टैगलाइन डिसाइड करनी थी, अबाउट बुक, अबाउट ऑथर, ये सब चीजें करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही थी। ओके सर। और सर ऐसा कोई मैसेज जो, अगर एक ही मैसेज आप अपने रीडर्स को देना चाहे तो वो मैसेज क्या होगी। मैम मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा कि सबको बहुत पढ़ना चाहिए। आप कोई भी बुक पढ़ो, आपके इंटरेस्ट की हो नहीं हो, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। अगर वो आपकी फील्ड की हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। पर अगर नहीं भी है तो आप कुछ नया ही सीखोगे। तो जो भी पढ़ने की चीज आपके पास अवेलेबल हो, वेदर वो न्यूज़पेपर ही हो या बुक ही हो या कोई भी सिलेबस की बुक ही क्यों ना हो, सीबीएसई एनसीईआरटी कुछ भी हो, आप फ्री टाइम में बस उसको उठा के 1-2 पेज पढ़ लो, आप हमेशा कुछ सीख के ही जाओगे। पर उसके लिए आपको सबसे पहले क्यूरियस होना जरूरी है, कि आप चीजों को लेके क्यूरियस हो, आपको जानने की इच्छा है। तो फिर आपके लिए बेस्ट चीज है आप पढ़ो।
चाहे आप इंटरनेट पे पढ़ो, आप किंडल पे पढ़ रहे हो, वो सब चीजें भी, बस मेन कोर ये है कि आप अपने फ्री टाइम में सिर्फ बुक्स के साथ रहो या पढ़ने वाले रिलेटेड जो भी चीज है उसके आसपास रहो। जी सर। और सर, बुक लिखते वक्त क्या ऐसा कोई क्या ऐसा वक्त आपको है कि आपने भी काफी चीजें डिस्कवर की हो अपने बारे में या अपने राइटिंग के बारे में, आप शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, क्योंकि इसमें ना क्या है, ये मेरे ही एक्सपीरियंसेस है जो मैंने ऑब्जर्व करे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े। तो इसमें मैंने ये समझा कि जो सब चीजें मेरे को समझ आ रही है, जो मैं अपने आप एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन भी वही एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो मैंने अपने आप को जब उसकी जगह रख के देखा तब वो मेरे को सही लग रहा था, पर जब मैं उसको दूर से देख रहा था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, तब मैं उसको जज कर रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। पर जब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसकी मनोदशा जानी कि ये उसके मन में क्या चल रहा होगा, तब मेरे को समझ लगा कि ठीक तो कर रहा है, क्या दिक्कत है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही है। तो ये चीज मेरे को इवेंचुअली मेरे में डेवलप हुई कि मैंने जज करना छोड़ दिया। अगर कोई बोलता है कि मुझे ये चीज नहीं आती, तो फाइन, नहीं आती, सबको सब नहीं आता। मुझे भी सब नहीं आता, तो उसको भी नहीं आता होगा। पहले मैं होता था, मैं कोई कुछ पूछता था और कोई जवाब नहीं देता था तो मैं रिएक्ट करता था, अरे तुझे ये नहीं पता। पर अब लगता है ठीक है, नहीं पता, तू भी मेरे को कुछ पूछेगा तो शायद मेरे को भी नहीं पता होगा। तो ये चीज मेरे में अब डेवलप हो गई है। जी सर। और सर, मैं आपके पब्लिशिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मैम, पब्लिशिंग जर्नी तो इतनी स्मूथ रही है कि मैं क्या ही उसमें कुछ बता पाऊंगा आपको। मैंने बस रीच आउट करा और आपकी टीम से एकदम प्रॉम्प्टली रिप्लाई आ जाते थे। बस मेरे को एक टेक्स्ट करने की जरूरत होती थी और वहां से टेक्स्ट तो आता ही था, साथ में कॉल भी आ जाता था कि आप सेटिस्फाई हो, आपको कुछ और जानना है या कुछ और हमसे कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको। तो वो तो एकदम स्मूथली सब चला है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया पूरी जर्नी में। और इवन अभी भी मेरे को कुछ चीज लगती है, कुछ ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है कि किसी कस्टमर के पास ऑर्डर नहीं पहुंचा, तब भी वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, बताते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी वो लोग जो लिस्ट कर रखा है, वहां पे भी प्रॉम्प्टली मेरे को अपडेट देते हैं कि कितनी बुक का सेल आ रही है, क्या ऑर्डर्स है। तो जब पब्लिश नहीं हुई थी तब तो बहुत अच्छा, पूरी चीजें स्मूथली चली, लेकिन पब्लिश होने के बाद भी सब चीजें इतनी अच्छे से चल रही है कि कुछ कंप्लेन ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। थैंक यू सर। और सर, कोई फ्यूचर, आपका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट या किसी बुक पे आप काम कर रहे हो, हम फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? यस मैम, शायद एक बुक और आ सकती है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है, अभी वो स्टार्ट ही हुई है जस्ट। तो उसमें अभी तो काफी टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है कि 1-2 साल तो आराम से लग जाएंगे। और तब तक मैं ये वाली बुक और प्रमोट भी करना चाहूंगा, अभी 1 साल तो कम से कम, उसके बाद ही कुछ नई बुक आए तो अच्छा है। तो एक बुक और आ सकती है जितनी मेरी अभी प्रिपरेशन है, बट उसमें टाइम लगेगा। जी सर। और सर, आप जो ऑथर, जो राइटर्स अभी अभी राइटिंग स्टार्ट किए हैं या करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, शायद सेल्फ डाउट की वजह से या किसी भी रीजन से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो करना हो करो, कोई कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने भी बस ट्राई करा और हो गया। तो आप एक बार अपना एरो जो है वो अपने बो पे लो तो सही, फिर वो निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा वो तो बात की बात है, एटलीस्ट शूट तो करो। अगर लग जाता है तो अच्छी बात ही है। एग्जाम में भी इतने टाइम से तुक्का मारते ही है, 100 में से 5 तुक्के तो सही निकलते हैं। अपन को कौन सी 100 बुक पब्लिश करनी है, 5 ही करनी है, 5 ही हो गई तो ठीक है। 5 में ही आप बड़े ऑथर बन जाओगे, 5 में से एक बेस्ट सेलिंग भी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप फेमस भी हो गए, रिच भी हो गए, सब चीजें हैं फिर तो एटलीस्ट निकलो, ट्राई करो, कुछ नहीं होता। कोई कोई लोग याद नहीं रखते, अगर आप फेल भी हो गए तो कुछ 1-2 दिन लोग बात करेंगे, जो भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर अगर एक भी चल गया तो सपोज करो क्या होगा, वो वाली बात ही है कि 10 नहीं चले कोई बात नहीं, एक चल गया बहुत अच्छा है। जी सर। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और अपने जर्नी के, आप अपने जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, आपकी राइटिंग जर्नी, आपकी पर्सनल जर्नी, ग्रोथ शेयर करने के लिए, और काफी सारे टिप्स भी देने के लिए हमारे जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनको भी, जो व्यूअर्स हैं उनको भी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी सर, एंड अगेन थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सो ऑन द मच रिलीज मैम। ऑफ द बुक।
थैंक यू सो मच। और अस्तिक प्रताप प्रकाशन को मेरा पर्सनली थैंक्स है कि उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीजें स्मूथली मैनेज करी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।